these are the public servant as per the Indian Penal Code or Bharatiya Nyaya Samhita. These are only the examples. These are only the examples, but the word public servant has not been defined anywhere in the भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पिनल कोड और भारतीय न्याय संहिता में कहीं पर भी वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिफाइन नहीं है. नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस हु इज पब्लिक सर्वेंट. Who is public servant? The term public servant has been elaborated by the Honorable Supreme Court and the Honorable Court in case of G.A. Monteiro versus लिखे G.A. Monteiro versus State. G.A. Monteiro versus State. In this case, it was decided that whether a person is a public servant, whether a person is a public servant or not, it shall be decided on the basis of two conditions. It shall be decided on the basis of two conditions. Number one, whether he is working in government services or receiving salary from government. Second, whether he is interested to follow any public duty. क्लियर. देखिए क्या कहा गया कि पब्लिक सर्वेंट कौन है, लोक सेवक कौन है. तो कहा कि लोक सेवक वो पर्सन है जो गवर्नमेंट में सर्विस करता है, कार्यरत है. क्लियर है बात. जिसको पब्लिक सर्विस में जो गवर्नमेंट सैलरी रेम्यूनरेशन लेता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की सैलरी पर है, या जिसे कोई पब्लिक टास्क इंटरेस्ट किया गया है, ठीक है, ही इज अ पब्लिक सर्वेंट. ठीक है. चलिए तो अब जरा देख सेक्शन क्या कहता है. सेक्शन पढ़िए. हु इज पब्लिक सर्वेंट. Section 2, Clause 28. Public servant means a person falling under any of the descriptions, namely A. Every commissioned officer in the Army, Navy or Air Force. Next. B. Every judge, including any person empowered by law to discharge, whether by himself or as a member of any body of persons, any adjudicatory functions. Next. C. Every officer of court, including liquidator, receiver, or commissioner, whose duty. D. Every assessor or member of panchayat assisting a court or public servant. ठीक है. देखिए एवरी असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत. देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर अ मेंबर ऑफ अ पंचायत और सरपंच इज अ पब्लिक सर्वेंट और नॉट. बताइए क्या सरपंच पब्लिक सर्वेंट है. बहुत जी भाई. क्या है. अगर आपसे ये पूछेगा वेदर सरपंच इज अ पब्लिक सर्वेंट कि अच्छा अगर 2 क्लोज 17 सीपीसी की बात करें तो वहां वर्ड क्या यूज हुआ है. पब्लिक ऑफिसर. पब्लिक ऑफिसर. यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट.
बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, कहीं ऐसा नहीं होता कि आईपीसी का क्वेश्चन है कि ये सीपीसी का है। अगर वहां पब्लिक ऑफिसर है देन मेंबर ऑफ पंचायत एंड द सरपंच इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक ऑफिसर पूछा गया है तो, और पब्लिक सर्वेंट पूछा गया है अंडर द इंडियन पिनल कोड एंड बीएनएस, देन मेंबर ऑफ पंचायत और सरपंच इज अ पब्लिक सर्वेंट। क्लियर है बात? लिख लीजिएगा। नेक्स्ट E. Every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or आर्बिट्रेटर। जी, arbitrator. F. Every person who देखिए इसीलिए हम इसको एक एक लाइन कह रहे हैं, वो पढ़ तो सब लेंगे आप। मिलिट्री ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर, नेवल ऑफिसर, एयर ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, ठीक है, एनी मेंबर, जूरी, असेसर, ठीक है, एवरी जज। इसलिए थोड़ा थोड़ा याद करो ताकि हमारे माइंड में रहेंगे हु आर द पब्लिक सर्वेंट्स, कौन कौन पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। तो एवरी आर्बिट्रेटर भी कौन है? पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट G. F. Every person who holds any office by the virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement. जेलर, जेलर इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, जेलर। नेक्स्ट G. Every officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, ठीक safety, है। or अगर convenience. अगर हम बात करें तो ये बात शायद कहना चाह रहा है एवरी पुलिस ऑफिसर, एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दे आर आल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। भाई क्या पुलिस ऑफिसर क्या करता है? एसएचओ, टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस और नॉट? जी भाई। नेक्स्ट H. Every officer whose duty is it is as such officer to take, receive, keep, or expend any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment, or contact on behalf of the government. छोड़ दीजिए, ये सर्वे कौन करता है? कंसोलिडेशन ऑफिसर सर्वे करता है, पटवारी सर्वे करता है, तहसीलदार सर्वे करता है। दीज आर आल्सो द पब्लिक सर्वेंट, द पर्सन टू whom the duty has been imposed to survey any government, any property, ठीक है, he is also known as public servant. Next I. Every officer whose duty it is as such officer to take, receive, or keep, or expend any property, to make any survey or assessment, or to levy any tax, any rate or tax. टैक्स कलेक्टर जो होता है, टैक्स कलेक्टर होना, एक्सपेंड करना, सर्वे ऑफिसर, दीज आर आल्सो द पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट J. Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain, or revise an electoral roll, to conduct an election or part of an election. इलेक्शन ऑफिसर इज आल्सो अ पब्लिक, इलेक्शन ऑफिसर इज आल्सो अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो कितने तरीके के हो गए? 11 हमने अभी तक पढ़े, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट जो आर्मी नवल ऑफिसर होंगे, जजेस होंगे, उसके बाद कोर्ट ऑफ जस्टिस में के ऑफिसर्स होंगे, आर्बिट्रेटर होंगे, जो भी पब्लिक जेलर अथॉरिटी के होंगे, पटवारी होंगे। तो दीज आर असेसर होंगे, टैक्स कलेक्टर होंगे। दीज आर कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, दीज आर द पर्सन। क्लियर है बात? मेंबर ऑफ पंचायत इज अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। ये सब बात हमने पढ़ी। नेक्स्ट देखिए 12 K. Every person in the service or pay of the government or remuneration. रजिस्ट्रेशन देखिए जल्दी से। म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट, लिख लीजिए। म्युनिसिपल कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट, कॉर्पोरेटर इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट छोड़ दीजिए, ठीक है ना, बस हो गया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हु आर द पब्लिक सर्वेंट्स। कौन पब्लिक सर्वेंट है, कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है, कौन पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं। वेदर एमएलएस कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ पब्लिक सर्वेंट, वेदर दे आर अ पब्लिक सर्वेंट। No.
लिखिए, MLAs आर नॉट अ पब्लिक सर्वेंट. RS नायक वर्सेस AR अंतुले. RS नायक वर्सेस AR अंतुले. RS नायक वर्सेस AR अंतुले. MLA is not a public servant. Next, whether chief minister is a public servant. Yes. M. Karunanidhi versus Union of India. M. Karunanidhi versus Union of India. The Constitution Bench of the Supreme Court has held that the Constitution Bench has held that CM gets salary for public work done or public duty performed by him, and the salary paid to him from government funds. Therefore, he is a public servant. Under Section 2, Clause 28 of BNS. Whether lecturer is a public servant? No. Lecturer is not a public servant. State of Gujarat versus MP Dwivedi. State of Gujarat versus MP Dwivedi. ठीक है, क्लियर है बात. नेक्स्ट, whether invigilator in the examination duty is a public servant? No. लिखिए, invigilator of an examination is not a public servant. IAS officer who is working in a company on a deputation. कंपनी पर कोई आईएएस, कंपनी में कोई आईएएस ऑफिसर जो है डेपुटेशन पर है, वेदर ही इज अ पब्लिक सर्वेंट? नो. लिखे, एन आईएएस ऑफिसर हु इज वर्किंग ऑन डेपुटेशन एज MD in a company is not a public servant. ठीक है, जी भाई. क्लियर है ना बात? कौन कौन पब्लिक सर्वेंट है? यस नो? यस भाई, सर क्लियर है. जी. सर RS नायक वर्सेस AR अंतुले वाले केस में बोला गया था कि MLA पब्लिक सर्वेंट नहीं है, और सर एक केस आया था PV नरसिम्हा राव वाला, उसमें बोला था MP और MLA आर पब्लिक सर्वेंट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मीनिंग दे कैन बी हेल्ड लायबल फॉर करप्शन चार्जेस. देखिए, करप्शन चार्जेस में हो सकते हैं. यहाँ पर अंडर इंडियन पिनल कोड वेदर दे विल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक सर्वेंट और नॉट. इंडियन पिनल कोड में, भारतीय न्याय संहिता में, क्या वो पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं है? नहीं है. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो है पब्लिक सर्वेंट है. ये जो है पब्लिक सर्वेंट है लेक्चरर. आप जाइए, आप जो है अगर किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, लेक्चरर को हटवाना चाहें तो नहीं हट सकते. डिसिप्लिनरी कमेटी बैठेगी. समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं? जी भाई, होंगे भाई. वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर द पब्लिक सर्वेंट. भाई वीरा स्वामी वर्सेस
वीरा स्वामी, वीरा वीरा, मीरा नहीं, वीरा, वीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। 29 Section 2, Clause 29. Reason to believe. A person is said to Next. have reason. नेक्स्ट 30 special law. नेक्स्ट 31 valuable security. व्हाट इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी? देखिए, द टर्म वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपसे मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे जो है प्री में पूछा जाता है। व्हाट प्रॉपर्टीज कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 30 आईपीसी, और अब हो गया सेक्शन 2 क्लॉज 31 बीएनएस में वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या क्या है? तो देखिए क्या कह रहा है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी सब वो डॉक्यूमेंट्स है जो कोई लीगल राइट क्रिएट करता हो, या एक्सटेंड करता हो, या ट्रांसफर करता हो, या रिस्ट्रिक्ट करता हो, ठीक है, या किसी चीज एक्सटिंग्विश करता हो। दिस डॉक्यूमेंट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है। तो पूछा जाता है क्या क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, तो लिखिए जल्दी से क्या क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। डिवोर्स डीड इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। Divorce deed is a valuable security. Rent deed is a valuable security. ठीक है। नेक्स्ट, promissory note executed by, promissory note executed by, promissory note executed by minor under fear and force, promissory note executed by minor under fear and force। ठीक है। डॉक्टर साहब ने जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में जो है प्रोमिसरी नोट को एग्जीक्यूट करा माइनर से, किसी ने? डॉक्टर ने। डी फॉर डाइवोर्स, आर फॉर रेंट डीड एंड प्रोमिसरी नोट माइनर के द्वारा। ठीक है, ये फ्री केस की डी आर है ना, डाइवोर्स डीड, रेंट डीड एंड प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड बाय माइनर अंडर फियर एंड फोर्स। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट आर नॉट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी? क्या क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं होती? नंबर 1, receipt of uninsured parcel, receipt of uninsured parcel। Next, copy of deed, copy of deed, copy of deed like decree, copy of decree valuable security नहीं है। Next, copy of lease deed, copy of lease deed। Next, bill paid by check, bill paid by check is not valuable security, is not valuable security। Next, next आइए। नेक्स्ट भाई ये सर समझिए, सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर मार्कशीट को वैल्यूएबल सिक्योरिटी के परव्यू में ले सकते हैं? मार्कशीट को क्या वैल्यूएबल अभी तक तो नहीं कहा। देखिए ये जो ये है ना, ये हमने कहा है, ये हमने नहीं कहा। हमारी हैसियत क्या है, हम होते कौन है? हमारे वर्ड्स नहीं है जितने हमने लिखवाए हैं, ये कोर्ट्स के वर्ड है। समझ रहे हैं आप? देखिए मार्कशीट को जो है आपका एज अ एज प्रूफ तो कहा है, समझ रहे? पूछा गया कि डीएनए टेस्ट है और 10th की मार्कशीट हो तो बर्थ सर्टिफिकेट में कौन प्रिवेल करेगा? कौन प्रिवेल करेगा बताइए? मार्कशीट प्रिवेल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मार्कशीट इज अ कंक्लूसिव ऑफ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ एनी पर्सन। 10th की मार्कशीट
कंक्लूसिव प्रूफ का डीएनए ओवरराइड कर दिया यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? तो अभी तक वैल्यूएबल इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं पहुंचा कोर्ट के समक्ष। सर हमने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा था, उसमें सर अभी रिसेंट टाइम का जजमेंट है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कहा था कि मार्कशीट को भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी अब कहा जाएगा। बहुत बढ़िया है। देखिए आपको, आपके पास साइटेशन हो तो बताइए, लिखवा भी दें सबको। सर आपको हम साइटेशन थोड़ी देर में भेज देंगे। ठीक, हम ग्रुप पे भेज देंगे और जैसे आपको मिलेगा कल हम उसको फिर डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आइए। भाई एक क्वेश्चन और था, ये लीज डीड को हम भाई वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं मान रहे हैं और रेंट डीड को मान रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या है कि कोर्ट की रूलिंग्स है। जी भाई। लीज में हो सकता है कि कोर्ट की रूलिंग इसलिए डिफरेंट हो गई, लीज को एक लंबे समय के लिए दिया गया है और वैल्यूएबल सिक्योरिटी में नहीं लिया गया, लेकिन रेंट डीड को उन्होंने, कोई ऐसे इंस्टांस आया होगा जिसमें रेंट डीड को वैल्यूएबल सिक्योरिटी में दिया गया होगा, ठीक है? क्योंकि एज पर जो लॉ सेटल्ड है वो ये है, एज पर नौ जो लॉ सेटल्ड है वो ये है कि रेंट डीड है और लीज डीड नहीं है। नेक्स्ट, वेसल अब कहाँ पर है? वॉलंटरीली 33 में। टू क्लॉज 34 विल, कैसी विल होती है? टेस्टामेंट्री, नॉन टेस्टामेंट्री? टेस्टामेंट्री। दोनों हो सकती हैं भाई नहीं, नहीं दोनों नहीं हो सकती। क्या दोनों विल नॉन टेस्टामेंट्री हो सकती है कि नहीं? नहीं भाई, नहीं हो सकती सर। क्यों नहीं हो सकती? रीजन? भाई क्योंकि यहाँ पर मीन्स लिखा हुआ है, इंक्लूड नहीं। देखिए मीन्स भी, और देखिए टेस्टामेंट्री, विल का मतलब भी होता है कि टेस्टामेंट किया जाता है, नॉन टेस्टामेंट नहीं है विल, समझ रहे हैं आप? विल होता ही टेस्टामेंट है। नेक्स्ट, 35 वुमेन पढ़ चुके जी। 36 रॉन्गफुल गेन। देखिए अब 36, 37, 38 रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस और गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है? तो रॉन्गफुल गेन क्या होता है बताइए। Section 2 clause 36 wrongful gain means gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। ठीक है, वो पर्सन जो किसी चीज को रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, अनलॉफुल मीन्स से कर रहा है, समझ रहे हैं आप? मेरा पर्सन, अब आप सपोज करिए वेयर ए हैज डिसीव्ड बी, बी को डिसीव करके बी से कोई प्रॉपर्टी हड़प लेता है, ए ने कोई प्रॉपर्टी बी से जो है इंड्यूसमेंट करके, डिसीव करके उससे कुछ प्रॉपर्टी ले ली, वेदर ए वाज एंटाइटल्ड टू गेट दैट प्रॉपर्टी? नहीं था ना, ठीक है? जहां पर एंटाइटल्ड नहीं है, मेरा पर्सन इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू गेट सच प्रॉपर्टी और बी इन पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, is said to receive a property by or gain the property by unlawful means. Next, gaining भाई wrongful loss है ना अभी तो। जी 2 clause 37 wrongful loss means the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। अब यहाँ पर बी के लिए ये बात है, बी के लिए जो है जहां आपने इंड्यूस करके, डिसीट करके उससे कोई प्रॉपर्टी ली है, उसको इंड्यूस किया, डिसीट किया, या आपने कोर्स करके, ड्रा कर, धमका कर उसको प्रॉपर्टी ली, भी तो एंटाइटल था ना उस प्रॉपर्टी को रखने का। तो यहाँ देखिए बहुत शानदार लिखा हुआ है, मीन्स द लॉस by unlawful means of the property which
द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड, जो पर्सन लूज कर रहा है वो लीगली एंटाइटल्ड था। तो बी यहाँ पर लीगली एंटाइटल्ड था कि ही मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, ही हैज बीन डिस्पोजेस्ड बाय ए बाय अनलॉफुल मींस, ठीक है। नेक्स्ट, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। To clause 38, gaining wrongfully and losing wrongfully. A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully, as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of property. छोड़ दे, नेक्स्ट। Section 2, Clause 39, words and expressions but not does not defined in the Samhita, but defined in the Information Technology Act 2000, 21 of 2000, and the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023 shall have the meanings respectively assigned to them in the. यहाँ पर अब आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में, अंडरलाइन कीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि वर्ड एंड एक्सप्रेशंस जो यहाँ पर नहीं दिए गए, सपोज करिए डेफिनेशन क्लॉज जो ये आपने 2 की 38 तक पढ़ी, इसमें कोई वर्ड छूट गया, ऐसा नहीं है कि जो डिफाइन नहीं हुआ यहाँ पर, या तो वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में होगा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कहीं डिफाइन किया गया होगा। जो वहां मीनिंग होगा वही मीनिंग सेम यहाँ होगा, समझ रहे हैं आप? द सेम मीनिंग शैल बी टेकन आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्ट इन दी भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, क्लियर है बात? जी भाई क्लियर है। दूसरी बात अंडरलाइन कीजिएगा, यहाँ पर जो मीनिंग लिया गया है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है, 2 एक्ट हैं। कौन कौन से 2 एक्ट हैं? IT एक्ट और BNSS। BNSS लिख लेना, आने सब पूछे जाने आने वाले टाइम में इस तरीके के आपको मिलेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 3 शुरू कर दूं भाई? हाँ 3 बताइए जी। Section 3, General Explanation, Clause 1. Throughout this Samhita, every definition of an offence, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exception. Though those exceptions are not repeated in such definition, penal provisions, or illustration. जितने भी डेफिनेशंस होंगे, जितने भी इलिस्ट्रेशंस होंगे, दे आर सब्जेक्टेड टू द जनरल एक्सेप्शंस एज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 3 ऑफ BNS। BNS के चैप्टर 3 में जितने भी जनरल एक्सेप्शंस के सब्जेक्ट में माने जाएंगे, यहाँ पर इफ अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू गेट अ डिफेंस अंडर द जनरल एक्सेप्शंस, अगर कोई पर्सन जनरल एक्सेप्शंस में किसी प्रोविजन में डिफेंस पाने का अधिकार है तो उसको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल एक्सेप्शंस का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा ओवर जनरल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजंस पर अगर कोई एंटाइटल है अनसाउंड, सपोज करिए एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है, इज ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ही अटैक्ड ऑन बी के ऊपर अटैक कर देता है, ही डज नॉट नो द नेचर व्हाट ही इज डूइंग, वेदर हिज एक्ट इज कंट्री टू लॉ और नॉट। जो वो कर रहा है वो नहीं जानता कि ये कंट्री टू लॉ है, उसे पता ही नहीं, ही इज अनसाउंड माइंड। पत्थर उठाया, बी के ऊपर मारा, बी का सर फूट गया। तो अगर कोई प्रोविजन जनरल एक्सेप्शंस में ऐसा है जहां पर अनसाउंड माइंड को डिफेंस मिलता है तो ही विल बी एंटाइटल्ड टू गेट द डिफेंस, जबकि उसके सर फोड़ने से ग्रीवियस हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट में लायबल हो जाएगा, he shall be punished for causing grievous hurt. लेकिन if he is an unsound mind, then the defense of the unsound mind shall be given to him. क्लियर है बात? यही सेक्शन 3 कहना चाहता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, सेक्शन 3 क्लॉज 3। सेक्शन 3 क्लॉज 3, देखिए सेक्शन 3 क्लॉज 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको हम पढ़ते भी हैं। तो जरा पहले डेफिनेशन में बताइए जनरल एक्सप्लेनेशन में है क्या।
बताइए जल्दी। जी भाई, सेक्शन 3 क्लॉज 3, व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ पर्सन, स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सन's possession within the meaning of this संहिता। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन की पोजीशन में है और उस पर्सन के स्पाउस की पोजीशन में है या क्लर्क की पोजीशन में, सर्वेंट की पोजीशन में, तो माना जाएगा कि वो उसकी पोजीशन में है। अंडरलाइन कीजिएगा। तो ऐसा माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उस पर्सन की खुद की पोजीशन में। इसको जब हम थेफ्ट वाला पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा ये यहाँ ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, क्लियर है बात? जी भाई जी भाई।